हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स क्रू। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें किस तरीके से हेल्प करती है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, और लास्ट जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर वो टीचिंग और लर्निंग के रिगार्डिंग है। उम्मीद करता हूँ अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और देखिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या महत्व है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बात करनी है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो देखो, आपके सामने एक डेफिनेशन है जो कि हिंदी में राइट की गई है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान की वह शाखा है, मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों। मतलब कि वो एक, अगर हम उसको एक एनवायरनमेंट दें, लर्निंग एनवायरनमेंट हम उसको दें, तो वो किस तरीके से सीखेगा तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। या फिर आप यूँ कह लो कि जो जिस प्रोसेस के तहत आप उसे पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे को आप टीच कर रहे हो, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाए जिसके तहत बच्चा जो है अच्छे से सीखे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे पुराने जो लेक्चर होते थे क्लासरूम के अंदर, जो कि टीचर बच्चे को टीच करता था, तो वो जस्ट एक एक लेक्चर डिलीवर था कि टीचर क्लासरूम में जाता था और वहाँ पे वो लेक्चर देता था बच्चों को, बोर्ड पर लिखता था। लेकिन टाइम बदला, टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट रूम कन्वर्ट कर दिए क्लासरूम को। तो अब क्या है कि बच्चे देखो कितने इफ़ेक्टिवली सीखते हैं। क्लासरूम के अंदर कंप्यूटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, कुछ भी बच्चों को दिखाना हो तो हम दिखाते हैं यूट्यूब पर, या फिर गूगल पे कुछ सर्च करना हो तो वो हम दिखा देते हैं। तो एक बच्चे के पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है और वो भी बहुत ही कम टाइम में उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो गूगल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, केवल टीचर वहाँ पे एक नॉलेजेबल पर्सन था। लेकिन आज हम, अगर हमारे पास टीचर नहीं है तो हम गूगल पर जाकर जो है चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसको किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। और ये कहा जा सकता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक स्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी अगर आपको अच्छे से आती है तो द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि हमारे लिए जो साइकोलॉजी का मतलब है कि टीचर बच्चों को टीच कर रहा है, तो बच्चों का बिहेवियर समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी टीचर के लिए। अगर बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता और आप उस बच्चे को अच्छे से टीच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं बच्चों कि एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। इफ़ यू आर ए टीचर देन एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए और वो रूल्स, मेथड्स, प्रिंसिपल्स जो भी हम कहें वो आपको मालूम होना चाहिए, तो आप बच्चों को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो है मैं 1 बाय 1 वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहला पॉइंट है, देखो बच्चों काफ़ी सारे पॉइंट हैं,
तो मैं आज इस वीडियो सेशन में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको मैं बताऊँ, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में भी मैं कुछ और पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ये मेरी वीडियोज़ हैं जो मैं अपलोड करता हूँ बीएड की रिगार्डिंग, करिकुलम के रिगार्डिंग, तो वो आप अच्छे से देख सकते हो और आपके पेडागोजी के क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। पहला पॉइंट कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है, हमारी सहायता करती है जो लर्नर होते हैं उनके बिहेवियर को समझने में। तो देखो ये चीज़ तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दी थी कि बिहेवियर को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। द नॉलेज ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट प्लेस इन द स्कीम ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग। All the phases of education revolve around the student. He is the focal point in the educational activities. देखो बच्चों, बात ऐसी है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो सब की जो बिहेवियर है, सारे बच्चों का जो व्यवहार है वो अलग होता है। किसी का अग्रेसिव होता है, या आप कह सकते हैं किसी का सॉफ्ट होता है, या कोई बच्चा ज़्यादा बोलता नहीं है। तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से उन बच्चों के बिहेवियर का अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि एज ए टीचर अगर आपको स्टूडेंट्स के बिहेवियर की नॉलेज नहीं है तो आप बच्चों को इफ़ेक्टिवली टीच नहीं कर पाएंगे, आप बच्चों को इफ़ेक्टिवली टीच नहीं कर पाएंगे। सपोज़ करो जैसे एक बच्चे का बिहेवियर बड़ा शांत है, बड़ा शाई रहता है, वो बोलता ही नहीं है आपकी क्लास में, ठीक है। आप जो है आप उसके बिहेवियर को का अध्ययन करें, सर्च करें कि भाई वो बच्चा जो है क्यों नहीं बोलता, वो इतना चुपचाप क्यों बैठा रहता है। क्योंकि बच्चे जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उनको वो जो नॉलेज है, जो लर्निंग वो कर रहे हैं, वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों के बिहेवियर को चेंज करें, सबसे पहले तो उनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं बिहेवियर में, देन यू हैव टू रिमूव देम। अगर वो नेगेटिव पॉइंट, जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चा शाई है, एंड इंट्रोवर्ट है, बच्चा बोलता ही नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो जब बेशक पढ़ाई में वो अच्छा है लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिवली अच्छा नहीं होगा उसके आगे वाले प्रोफेशन के लिए। तो आप जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से इस चीज़ को समझते हो एज ए टीचर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो एजुकेशन साइकोलॉजी आपको चीज़ें बच्चों के बिहेवियर को समझने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो बच्चों, जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमें बताती है। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लो आप एक टीचर हो, आपकी क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स हैं। सपोज़ करो कि 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे की जो सोच होती है, जो बिहेवियर होता है, जो उनका लुक होता है, अपीयरेंस होता है, जो उनकी जो नॉलेज होती है, इंटेलेक्चुअल जो उनका लेवल होता है, मेंटल एबिलिटी होती है, वो सारी की सारी डिफरेंट होती है, सबकी डिफरेंट होती है। इसी वजह से टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन माना गया है जो बड़ा चैलेंजिंग होता है किसी भी टीचर के लिए। हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती टीचर बनना। तो वो क्या है कि जैसे आपके पास अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 के 40 ही डिफरेंट सोच रखते हैं मेरे भाई। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, आप एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से उन बच्चों को पढ़ाओ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा बच्चा अगर पढ़ाई में कच्चा है, कच्चा मतलब उसको कुछ नहीं आता, वीक स्टूडेंट वो माना जाता है, स्लो लर्नर है, आप स्लो लर्नर कह सकते हो। तो आप वही क्वेश्चन जो कि अच्छे बच्चे को करा रहे हो, तो क्या वही क्वेश्चन आप स्लो लर्नर को भी कराओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपका जो मेथड है, जो लर्निंग स्टाइल है, दैट विल बी चेंज व्हेन इट कम्स टू स्लो लर्नर। तो वो चेंज हो जाएगा। इसी हम टीचिंग मेथड भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 40 के 40 बच्चे अगर आप डिफरेंट सोच के रखते हैं तो क्या 40 मेथड आपके पास होने चाहिए?
कि 40 क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके के आप बच्चों को बोलेंगे, नहीं। यहाँ पे देखो टीचर उन बच्चों को किस तरीके से टैकल करता है वो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि 40 के 40 क्वेश्चन बच्चों को बोले जाएं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफ़िकल्ट, फिर मीडियम टाइप के क्वेश्चन, फिर स्लो टाइप के क्वेश्चन, नहीं, सॉफ्ट टाइप के क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो हैं, कहने का मतलब ये है कि एज ए टीचर कौन कौन से ऐसे मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, आप ग्रुप बना सकते हैं, आप अच्छे बच्चों के, मीडियम बच्चों के, और आप जो है जो बिल्कुल ही स्लो लर्नर हैं, आप उनके अलग अलग से ग्रुप बना दें। देखो आप एज ए टीचर, मेरा मानना ये है कि मैं भी टीचर हूँ और मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते 10 साल के लगभग आसपास टाइम हो चुका है। तो जो स्लो लर्नर हैं आप उनको, उनके ऊपर एज ए टीचर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जहाँ तक सवाल है इंटेलिजेंट बच्चों का, तो वो अपनी एनर्जी जो है कंजर्व करके रखते हैं और वो कहीं ना कहीं विदाउट इंस्ट्रक्शन के भी काम कर लेते हैं। उनको जस्ट दे नीड इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप जो है साइकोलॉजी की हेल्प, अगर साइकोलॉजी की नॉलेज आपको नहीं है तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आप उन बच्चों को डांटेंगे स्लो लर्नर को कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप, क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप, और आपको ये नहीं मालूम कि वो स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर वो क्यों हुए, हो सकता है कि उनके एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, घर पे उनको एजुकेशन एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें, जीन्स का भी फ़र्क होता है, जो जहाँ पे हम हेरिडिटी की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी ये बेसिकली 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको जब ये मालूम होगा तो आप अपने मेथड्स को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइकोलॉजी की हेल्प काफ़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस। देखो बच्चों को जब बच्चे ग्रो होते हैं ना, तो उनकी वो स्टेजेस वाइज ग्रो होते हैं, स्टेज वाइज ग्रो होते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी जो बच्चे जो स्टार्टिंग में छोटे होते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, जो कि लगभग 5 साल की होती है, जन्म से 5 साल। उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, उसके बाद एडल्टहुड, ये हमारी स्टेज हैं। क्या आपको कभी ऐसा देखने को मिला है कि बच्चा इन्फेंट है, छोटा बच्चा, और वो डायरेक्टली एडल्टहुड स्टेज में चला जाए? ऐसे तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे एक कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न फॉलो होना ज़रूरी है। बच्चा सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज में आएगा, उसके बाद वो चाइल्डहुड स्टेज में जाएगा, उसके बाद वो एडोलेसेंस बनेगा, उसके बाद वो एडल्टहुड बड़ा बन जाएगा। तो ये जो पैटर्न है दैट मस्ट बी फॉलो, इसको फॉलो होना पड़ेगा। तो जो डेवलपमेंट है जब वो स्टेज में होता है तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी स्टेज में ही होती है। आप अगर एक बच्चा 0 है, वो 0 मार्क्स लेके आ रहा है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप उसको बताएं कि आप 1 मार्क्स की मेहनत करें, आप 2 मार्क्स की मेहनत करें, इस तरीके से मेहनत करते जाएं। आप रातों रात जो है 10 आउट ऑफ 10 नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज कहाँ से मिली? ये मिली हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से, क्योंकि हमें पता है कि जो डेवलपमेंट होता है दैट विल बी इन सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में एक पैटर्न को फॉलो करता है। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है। तो बच्चों का जहाँ डेवलपमेंट का सवाल है, बच्चों की जो ग्रोथ की डेवलपमेंट का सवाल है, वहाँ पे टाइम लगेगा, पैटर्न फॉलो होगा। रातों रात कोई बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? देखो बच्चों, 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जहाँ तक बच्चे की अवेयरनेस है कि बच्चे को एक चीज़ मालूम है, तो वहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर है वो कॉन्शियस माइंड में स्टोर है, उसको पता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड वो जगह होती है माइंड में जहाँ पे हमारी अवेयरनेस नहीं होती है। तो अनकॉन्शियस माइंड को अगर आप स्टडी करोगे एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से, तो वहाँ वो भी हेल्प करेगा बच्चों को लर्न कराने में, ग्रो कराने में। तो आपको इसका तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। सपोज़ करो बच्चे को अगर आप जो है सपोज़ करो a-b का होल क्यूब अगर आप बच्चे को बता रहे हो, तो बच्चे को नहीं, अगर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आ रहा है, बच्चे को नहीं पता कि a इंटू ए क्या होगा, b इंटू बी क्या होगा, a इंटू सी क्या होगा, तो वो क्या a-b के होल क्यूब को ओपन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहले
उसके कॉन्शियस माइंड में जो है मल्टीप्लाई करना उसको डालना पड़ेगा कि देखो बच्चा मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ठीक है। और फिर जो है आप उसके ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कराएं, सिखाएं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करके सिखाएं, फिर देन ए माइनस बी होल क्यूब आप ओपन करवाएं। तब अब उसको मल्टीप्लाई करना आ नहीं रहा है और आप उसको डायरेक्टली होल क्यूब पर लेके जाएं तो वो इफ़ेक्टिवली सीख नहीं पाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो पैटर्न फॉलो होता है वो एक डेवलपमेंट प्रोसेस का वो एक एक निश्चित पैटर्न है, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, दैट हैज़ टू बी फॉलो, उसको फॉलो होना पड़ेगा, ठीक है। तो अनकॉन्शियस माइंड बच्चों का एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और बच्चों की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी हमें इसमें काफ़ी अच्छी मदद करती है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। देखो लर्निंग प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस के तहत एक लर्नर जो है कुछ चीज़ें सीखता है, एक प्रोसेस होती है। सपोज़ करो कि टीचर कोई लेसन आपको पढ़ा रहा है, तो वो कैसे पढ़ा रहा है वो उसके मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ करो कि वो स्टार्टिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रहा है, या स्टार्टिंग में जैसे किसी को अगर करंट के बारे में पता करना है कि भाई करंट क्या है, तो वो पहले चार्जेस के बारे में आपको बताएगा, फिर बोलेगा कि भाई चार्ज जब मोशन में चलता है तो करंट डेवलप होता है, फिर करंट का फॉर्मूला आपको बताएगा, करंट के यूनिट्स आपको बताएगा। इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है ग्रो करती रहेगी। अगर वो डायरेक्टली ही जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट आपको बता दे तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। तो लर्निंग प्रोसेस ऐसी होती है और टीचिंग मेथड भी ऐसा ही होता है। लर्निंग सिचुएशन क्या है? लर्निंग सिचुएशन एक ऐसा सर्कमस्टांसेस है जहाँ जिस सर्कमस्टांसेस में बच्चा सीखता है, ठीक है। अब ये जो लर्निंग सिचुएशंस है बेसिकली ये बच्चे का नीड हो सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है, बच्चे का एप्टीट्यूड हो सकता है, कि बच्चे के आसपास उसकी सिचुएशन, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, कंड्यूसिव मतलब सहायक है बच्चे को पढ़ाने में, पढ़ने में, तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। और वो कंड्यूसिव नहीं है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में नहीं जी रहा है, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके घर में लर्निंग सिचुएशन है ही नहीं, सिचुएशन ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ सकता। पर वहाँ पे जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिवली पॉसिबल नहीं है। तो एज ए टीचर हमें यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहले तो आसान भाषा में कराओ, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को जो है आप कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन थी ट्रेडिशनल, वो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी, आपको मालूम होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है रूसो ने ये कॉन्सेप्ट को चेंज किया, इस ट्रेंड को चेंज किया। उन्होंने कहा है कि भाई हम बच्चों की लर्निंग करा रहे हैं तो हमारे सेंटर पर ही बच्चों को होना चाहिए, जो फोकस है हमारा वो बच्चों पर होना चाहिए। हमारा करिकुलम, जिसको आप हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, हमारे मेथड्स, टीचिंग के मेथड्स, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स, हमारी टेक्स्ट बुक्स सारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। द चाइल्ड हैज़ टू स्टे एट सेंटर पॉइंट। अभी जैसे देखो हाल ही में CBSE अपडेट करता रहता है, उन्होंने क्या किया है, 9th to 12th का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया। उन्होंने होल सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। हालांकि काफ़ी दिन हो गए हैं किए उनको, लेकिन क्यों किया? बच्चों को ध्यान में रख के किया, क्योंकि उनको मालूम है कि देखो बच्चों के ऊपर वैसे ही स्ट्रेस है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोरोना वायरस है, एग्ज़ाम हो नहीं पाते, बच्चों के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है। तो उन्होंने क्या किया, उस स्ट्रेस को हटाने के लिए उन्होंने करिकुलम को रिड्यूस कर दिया, घटा दिया, काफ़ी सारे टॉपिक्स को निकाल दिया। उन्होंने पिछले साल भी ऐसे ही किया था और इस साल भी उन्होंने ऐसे ही किया। तो बच्चों को देखा ना उन्होंने, टीचर को नहीं देखा, बच्चों को देखा कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बच्चे तनाव में हैं, एंग्जाइटी में हैं,
ठीक है। तो हमारी जो भी हमारा करिकुलम होता है, जो भी हमारा आप कह सकते हैं टीचर का जो मेथड होता है, वो चाइल्ड सेंटर्ड के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। और हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ बच्चों में। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग द लर्नर्स। देखो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, आज के टाइम की बात मैं करूँ तो बच्चों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, दे आर नॉट मोटिवेटेड। लेकिन अगर आपने उनको इंट्रिंसिकली मोटिवेट कर दिया तो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसकी लाइफ में कोई एम नहीं है, उसकी लाइफ में कोई एम नहीं है, तो आप उसको मोटिवेट करें। वो अच्छे से पढ़ भी नहीं रहा है तो आप उसको मोटिवेट करें कि बेटा आप जो है पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आपको पढ़ने से आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है, आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, आपके पास पैसा आ सकता है, आपके पास गाड़ी आ सकती है, आपका रुतबा हो सकता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चों को जब इस तरीके से चीज़ें आप पेश करेंगे बच्चों के सामने, हालांकि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करे हैं जहाँ पे कुछ हमारे जो भाई बहन हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भाई पैसा आ सकता है, तो फिर बच्चे स्वार्थी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें। यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है कि मोटिवेशन इज़ एन इंट्रिंसिक पावर। आपको पता है मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो यहाँ पे मैंने विषय वस्तु का यूज़ करा है, कार, मनी, फेम, तो वो आपके सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो आप मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर से भी दे सकते हो, और इंट्रिंसिकली कि बच्चों को शांति मिले, अंतर्मन से शांति मिले, वो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। तो आप कैसे न कैसे फैक्टर्स को यूज़ करके बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मैच करता है पॉइंट, कि एज ए टीचर हमें एजुकेशन साइकोलॉजी क्या हेल्प करती है कि बच्चों की इंटेलिजेंस को समझने में। आप बच्चों के इंटेलिजेंस को देखें कि अगर कोई बच्चा अच्छा है, आप उसको मॉनिटर बना रहे हैं तो वो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो उसकी इंटेलिजेंस, उसका जो IQ लेवल है वो ज़्यादा है एज़ कम्परेटिवली अदर चाइल्ड्स। तो वो क्यों ज़्यादा है, सबसे पहले तो ये हमें समझाती है एजुकेशन साइकोलॉजी। और फिर जो स्लो लर्नर है उनको अपग्रेड कैसे किया जाए, ये भी हमें एजुकेशन साइकोलॉजी अच्छे से बताती है कि स्लो लर्नर को सबसे पहले लो लेवल के आप क्वेश्चंस कराइए, उनको बेसिक अच्छे से समझाइए। एक्स्ट्रा टाइम उनके साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ट्यूशन में हो, चाहे वो एज ए टीचर क्लास टीचर का अलग से टाइम हो, तो उनके साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप उनको पहले लो लेवल में बताइए, उसके बाद लेवल को इंक्रीज़ करते जाइए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटिवेशन का भी यहाँ पे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे जो स्लो लर्नर है उनका IQ भी बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन साइकोलॉजी में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। एज ए टीचर अगर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता तो शायद आप यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है, आप ट्रबल में हो सकते हो। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट्स नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर बार बार बोल रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। हेल्पफुल इन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स पर्सनैलिटी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है हमें हेल्प करती है ऑल राउंड डेवलपमेंट में, कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है एंड वो 360 डिग्री में होना चाहिए, और होता भी है एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू। मतलब बच्चों को आप एजुकेशनल वाइज नॉलेजेबल तो बनाए साथ में जितने भी आपके एस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो मोरल एस्पेक्ट हो, चाहे आपका वो फिजिकल हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारे एस्पेक्ट में मेंटल एबिलिटी बच्चों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पर्सनालिटी बच्चों की अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन मोरल में वो वीक है, गाली गलौज करता है, अब्यूज़ लैंग्वेज बोलता है। तो एज ए इसको टैकल कैसे किया जाए फॉर द टीचर, ये हमें एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है।
इसके लिए आप जो है कभी कभी लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं मोरल एजुकेशन के ऊपर बच्चों के साथ। तो बच्चों को बता सकते हैं कि देखो ये चीज़ काफ़ी नेगेटिव है, आप इसको यूज़ ना करें। तो जब मोरल डेवलपमेंट बच्चों को दिया जाएगा, मोरल एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी, तो बच्चे जो हैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, फिजिकल हेल्थ के बारे में बच्चों को अच्छे से बताया जाए, एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये सारी चीज़ें जो मोरल एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एजुकेशन साइकोलॉजी हमें बताती है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो ऑल राउंड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आज का लास्ट पॉइंट है इस वीडियो सेशन का, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हमें सहायता करती है अंडरस्टैंडिंग द मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ को समझने में, कि बच्चे की जो मानसिक अवस्था है वो कैसी है। यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बच्चों से बात करें, आप कम्युनिकेशन सेट करें बच्चों के साथ। ऐसा ना हो कि बच्चे के घर में जो माहौल है वो उसको कंड्यूसिव नहीं मिल पा रहा है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो लड़ते रहते हैं, या बच्चों के पेरेंट्स उनके बीच में डाइवोर्स हो चुका है, बच्चा काफ़ी स्ट्रेस में है, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, उसको एंग्जाइटी है, उसको पढ़ने में उसको तनाव है, उसको पढ़ने में उसका मन नहीं करता। तो ये जो मेंटल हेल्थ है वो उसको समझने में हेल्प करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि एज ए टीचर बच्चों के साथ आप कम्युनिकेशन सेट करें, एक बच्चे। अब इस यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या मतलब हर दिन एक बच्चे, मतलब ये नहीं, आप देखें, ऑब्जर्व करें। यहाँ पे देखो एक ऑब्जर्वेशनल मेथड चलता है एजुकेशन साइकोलॉजी में, वो ऑब्जर्वेशन आप बच्चों के ऊपर करें और आप देखें कि बच्चा क्या है, इंट्रोवर्ट है तो बच्चों को समझाएं, वो बात करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है क्वेरीज आपसे पूछेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में आपको बताएगा। देखो एज ए टीचर आप बच्चे के बिहेवियर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, ओवरऑल मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ आज के वीडियो सेशन का, एज ए टीचर आप बच्चों के बिहेवियर के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम इस वीडियो सेशन का पार्ट 2 आएगा, तब तक जय हिंद जय भारत।